हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ तीसरा। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस पाठ पर ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको इस पाठ का बेसिक नॉलेज समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है और बहुत तीव्र गति से होती है। तो मंद गति से होना या तीव्र गति से होना वो किन घटकों पर निर्भर करता है, मतलब ऐसे कौन कौन से घटक है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बहुत स्लो होती है या बहुत फास्ट हो जाती है। तो निर्भर करता है कुछ घटकों ऊपर। तो उन्हीं घटकों ऊपर आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया दर पर परिणाम करने वाले घटक, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं बहुत मंद गति से तीव्र गति से होती है तो वो किन घटकों के कारण होती है। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे घटक है जिनकी वजह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होना शुरू हो जाएगी या बहुत मंद गति से। सबसे पहला कारण देखते हैं अभिकारकों का स्वरूप। ठीक है ना, अभिकारकों का स्वरूप, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो भी आपने अभिकारक इस्तेमाल किया है रासायनिक अभिक्रिया में उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया कितनी देर में होगा, मतलब उसकी अभिक्रिया की दर तेज रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी विकारक आप इस्तेमाल कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया में कोई फिक्स अभिकारक ही लगता है। अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग अभिकारक लग सकते हैं। एक ही जगह पर अलग अलग अभिकारकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम की जगह हम लोग मैग्नीशियम कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गुणधर्म होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो एक ही अभिकारक के जगह एक से ज़्यादा अभिकारक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन से अभिकारक की जो अभिक्रियाशीलता है वह ज़्यादा है। जिस अभिकारक की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा रहेगी उसके साथ वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर एल्यूमिनियम और जस्ते की, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम क्या है, अभिक्रिया करेगा। क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे पहले अभिक्रिया क्यों करेगा, क्योंकि जो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर हम लोग देखिए एल्यूमिनियम जो है वह जस्ता के पहले आता है। मतलब एल्यूमिनियम जो रहेगा वह अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया करेगा और जस्ता अम्ल के साथ थोड़ी सी देर अभिक्रिया करेगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अगर ज़्यादा करना है तो उस अभिकारक के अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम और जस्ते का लिया था, तो एल्यूमिनियम जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके साथ जल्दी अभिक्रिया करेगा। क्यों जल्दी अभिक्रिया करेगा, क्योंकि अभी एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता जस्ते की अभिक्रियाशीलता से क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए पढ़ के समझते हैं। एल्यूमिनियम और जस्ता, इन धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। एल्यूमिनियम जस्ता दोनों धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर H2 गैस क्या होगी, बाहर होगी। मतलब जब एल्यूमिनियम और जस्ते के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इन धातुओं पानी का अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं, परंतु जस्ते की तुलना में एल्यूमिनियम धातु की अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया होती है। लेकिन जस्ते की तुलना में एल्यूमिनियम जल्दी अभिक्रिया करेगा। किसके साथ, किसके साथ अभिक्रिया जल्दी करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर यह धातु के स्वरूप पर निर्भर होती है। ठीक है ना, वह धातु की अभिक्रियाशीलता अगर ज़्यादा है तो वह जल्दी जल्दी अभिक्रिया करेगा। अगर धातु की अभिक्रियाशीलता कम है तो उसकी अभिक्रिया करने की जो गति रहेगी वो बहुत मंद गति से होगी। ठीक है ना, क्योंकि यह निर्भर करता है उसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर। अब आगे चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है अभिकारकों के कणों का आकार। इसके अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो भी आपने अभिकारक इस्तेमाल किया है तो उस अभिकारक में कणों का आकार जितना छोटा रहेगा, कणों का आकार जितना छोटा रहेगा उसकी रासायनिक अभिक्रिया उतनी जल्दी होगी। कणों का आकार जितना बड़ा रहेगा तो उसके अंदर जो आंतर आणविक बल होते हैं, जो परमाणु एक दूसरे को किसी बंध से जोड़े होते हैं, कार्बनिक बंध से जुड़े होते हैं, तो सबसे पहले उन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो जिसकी कणों का आकार जितना छोटा होगा वह जल्दी अभिक्रिया करेगा। मान लेते हैं आपको क्या करना है, एक शक्कर है, बड़ा वाला शक्कर है, एक छोटा वाला शक्कर है। ठीक है ना, तो अगर दोनों को पानी में आप घोलने जाओगे तो आप सभी को मालूम है जो छोटा वाला शक्कर रहेगा वो पानी में जल्दी घुल जाएगा किसकी तुलना में, बड़े वाले शक्कर की, क्योंकि यहाँ पर कणों का आकार क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो आंतर आणविक बल रहेंगे वह एक दूसरे से बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर एक कृति, दो परख नली में तराजू मापन पात्र ले लिया, शबादी पर्स का टुकड़ा, शबादी पर्स के चूर्ण, यहाँ पर टुकड़ा लिया गया और एक चूर्ण लिया गया और तनु HCl। तो ये HCl जो है एक बार हम लोग फर्श के चूरे पर डालेंगे, एक बार टुकड़े पर डालेंगे। जब HCl को चूरे पर डाला जाएगा, चूर्ण पर डाला जाएगा, तो उसकी अभिक्रियाशीलता बहुत जल्दी होगी। लेकिन जब उस HCl को आप शबादी फर्श के टुकड़े पर डालोगे तो वहाँ पर अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बहुत मंद गति से होती है। इससे हमको यह समझ में आता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है उसके कणों के आकार पर निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाएगा। कणों का आकार जितना छोटा रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, उतनी जल्दी होगी। कणों का आकार जितना बड़ा रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया उतनी मंद गति से होगी। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख कर रखी हुई है आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है अभिकारकों की सांद्रता। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी अभिकारक की दो तरह से सांद्रता होती है, या तो वह तनु रहेगा या तो वह सांद्र रहेगा। तनु मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी अभिकारक की सांद्रता बहुत कम होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। लेकिन जब किसी अभिकारक की सांद्रता बहुत ज़्यादा रहेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे। जैसे हमारे घरों में जो फिनाइल होता है उसके अंदर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन जो कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, जो लाइब्रेरी में या तो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अलग अलग दवाइयाँ या मेडिसिन बनाने को, वहाँ पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उससे हमारे हाथों पर या हमारे उसका अभिक्रिया ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि वो क्या है, तनु है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देख लीजिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण पर अभिक्रिया का विचार कीजिए। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट के चूर्ण पर डालोगे तो तनु डालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो रहेगा वो बहुत धीरे मुक्त होगा, मतलब वो बहुत धीरे अभिक्रिया होगी और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी बनेगा। और इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर होता है। अभिकारक की सांद्रता जितना ज़्यादा होगा, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, अभिकारकों की सांद्रता जितना ज़्यादा होगा उतना रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी होगा। अभिकारकों की सांद्रता कम है, रासायनिक अभिक्रिया को होने के क्या लगेगा, टाइम लगेगा। बात समझा आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। का तापमान, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको बिना ऊष्मा दिए वो अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे हमने अपघटन अभिक्रिया में पढ़ा हुआ है कि अपघटन अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल या ऊष्मा का उपयोग या विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है ना। उस अभिक्रियाओं को पूरा होने के लिए ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है। बिना तापमान दिए या बिना ऊष्मा दिए वो अभिक्रियाएं होंगी क्या, नहीं होंगी। जैसे अगर हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब तक गर्म नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलेगी और यहाँ पर चूने का पानी क्या नहीं होगा, दुधोया नहीं होगा। जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी और यहाँ पर जो चूने का पानी रहेगा वो पहले नीले कलर का रहेगा और बाद में कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। इससे समझ में आता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को अगर बढ़ाना है तो उसके तापमान को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तापमान जितना ज़्यादा करेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी, उतनी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अभी तक आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ाना और कम करने के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है, इन जानकारियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली जानकारी, रासायनिक परिवर्तन या अधिक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। जब भी कहीं रासायनिक परिवर्तन होती है तो वहाँ समझ जाइएगा एक या एक से ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही, घटित हो रही है। बिना रासायनिक अभिक्रिया हुए किसी भी तरह का रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया शीघ्र तो कुछ मंद गति से होती है। इसके पिछले वाली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ था, बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत स्लो होती है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत जल्दी हो जाती हैं। तीव्र अम्ल तीव्र क्षारक रासायनिक अभिक्रिया शीघ्र होती है। जब तीव्र अम्ल रहेगा और तीव्र क्षारक रहेगा तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी होगा, ठीक है। हमारे शरीर में पकिणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे पकिणु होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का पाचन करने के लिए, आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस का विघटन या ग्लूकोज का विघटन, ठीक है ना। विज्ञान
प्रौद्योगिकी भाग 2 के अंदर तीसरा पार्ट है, उसके अंदर आपने देखा था ग्लूकोज का विघटन। वहाँ ग्लूकोज के विघटन होने के लिए अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकोज का विघटन होने के लिए 10 चरणों में इसका विघटन होता है और प्रत्येक चरण में अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में भी बहुत सारी रासायनिक विक्रियाएँ होती रहती है। उन रासायनिक विक्रियाओं को पूरा करने के लिए और कम समय में करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो यह किसी भी रासायनिक विक्रिया को क्या करता है, दर को बढ़ा देता है। नाशवान खाद्य पदार्थ शीत कपाट में अधिक दिनों तक रखते हैं। अब देखिए, नाशवान खाद्य पदार्थ मतलब कौन हो गए, जैसे आपका फल फ्रूट्स हो गए और साग सब्जियां हो गई, ये नाशवान पदार्थ हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बचाए रखने के लिए हम लोग हमारे घरों में क्या करते हैं, प्रशीतक का इस्तेमाल करते हैं। प्रशीतक में जो तापमान होता है बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन पदार्थों को बचाए रखने के लिए तापमान को बहुत कम कर दिया जाता है। पानी की अपेक्षा तेल में सब्जियां जल्दी पकती हैं। यदि आप पानी में और तेल में दोनों में सब्जियां पकाने जाओगे तो पानी में सब्जी बहुत देर पकेगी और तेल में सब्जियां बहुत जल्दी, क्योंकि तेल क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और पानी क्या है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो जो कार्बनिक पदार्थों में अभिक्रिया क्या होती है, बहुत जल्दी होती है, और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर अभिक्रिया होने के लिए समय लगता है। और यही कारण है कि तेल के अंदर जो सब्जियां होती है वो बहुत जल्दी पक जाती हैं और पानी के अंदर सब्जियों पकने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। अब आगे, यदि रासायनिक विक्रिया की दर अधिक हो तो रासायनिक कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया लाभदायक होगी। बात सही है। अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है, ठीक है ना, उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, तो उस कारखाने को कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा उत्पाद तैयार होगा और कारखाने के लिए क्या होगा, वो फ़ायदेमंद साबित होगा। 8वां, रासायनिक विक्रिया की दर ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण में फ़ायदा लाना है, हम लोग जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कम समय में ज़्यादा फ़ायदा करवाना है, तो हमको उस रासायनिक विक्रिया की दर को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम लोग रासायनिक विक्रिया की दर को बढ़ा देंगे तो हम लोग कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद तैयार कर सकते हैं। बात समझा। इससे उस कंपनी के मालिक को या उस उद्योग धंधे में क्या होगा, फ़ायदा होगा। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन गैस का स्तर, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी सजीव सृष्टि का संरक्षण करती है। सही बात है। जो ओजोन की परत है वह पृथ्वी के अंदर जो सजीव है उनका संरक्षण करती हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली बहुत सारी ऐसी विषैली किरणें होती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें हैं, वो बहुत विषैली किरणें हैं जो जब ज़मीन पर आ जाती तो वहाँ के लोगों को त्वचा संबंधित अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ओजोन परत क्या करता है, उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो इस तरह से वो मदद करता है। इस स्तर कम होना या बना नया अभिक्रिया साधारण ओजोन अणु के निर्माण होने या नष्ट होने पर निर्भर करता है। ये जो ओजोन की परत है ये बनी रहेगी या नष्ट हो जाएगी, ये निर्भर करता है कि जो ओजोन अणु का निर्माण अगर ज़्यादा होगा तो वो परत बनी रहेगी, लेकिन जब ओजोन अणु का निर्माण कम होगा तो परत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बात यहाँ तक समझिए आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारा उत्साह बनता है और आने वाली वीडियोस को और अच्छे से बनाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ये कोई कमी रहेगी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।